ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम साथ मिलकर सरलता से सीखने का प्रयत्न करते हैं। इसके पहले का जो वीडियो मेरे चैनल पे डाला गया था उसमें हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करने वाले हैं, प्रयास करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो आपके प्रश्न दिए गए हैं वो 3 खंडों में विभाजित है। जो पहला खंड है उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में यानी कम शब्दों में देने हैं। जो दूसरा खंड है उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से उस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उस पे आपको सही का निशान लगाना होगा, ठीक है। और जो तीसरा खंड है प्रश्नों का उसमें आपको कुछ खाली स्थान दिए गए होंगे प्रश्नों के अंतर्गत और आपको सुटेबल शब्द से उन खाली स्थानों को भरना होगा। तो आइए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने पहले खंड यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए पे आते हैं। अब इस खंड में जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो हमने चैप्टर 3 में इस विषय में चर्चा किया था कि हमारी जो पृथ्वी है सौरमंडल में सीधे अवस्था में ना होकर कुछ झुकी हुई अवस्था में है और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो उसका उत्तर होगा कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 23.5 डिग्री है, यानी हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई अवस्था में है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है इसमें कि घूर्णन एवं परिक्रमण की परिभाषित करें, ठीक है, कि घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 में इस विषय पर चर्चा किया था कि हमारी पृथ्वी जो है वो 2 प्रकार की गति करती है। जो पहली गति है उसे घूर्णन गति कहते हैं, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे जो 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। और परिक्रमण जो है वो पृथ्वी की दूसरी गति है। इसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या है तो चक्कर लगाती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा घूर्णन पृथ्वी की वह गति है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा किया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब परिक्रमण क्या होता है तो पृथ्वी 365 दिन यानी 365 डेज में, जिसे एक साल भी कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहते हैं या पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की इस गति के कारण ऋतु परिवर्तित होते हैं। ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा किया था कि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है उसके कारण ऋतु जो होते हैं सीजन्स वो परिवर्तित होते हैं। आमतौर पे एक वर्ष को 4 ऋतुओं यानी ग्रीष्म मतलब समर, शीत माने विंटर, वसंत मतलब स्प्रिंग और शरद मतलब ऑटमन में बांटा जाता है। तो हमारे बुक में एक साल में कुल 4 ऋतुओं का वर्णन है जो ग्रीष्म, शीत, वसंत और शरद ऋतु के नाम से जाने जाते हैं। अब आइए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी क्या होता है कि साल में के जो दिन होते हैं वो 366 डेज यानी 366 दिन के हो जाते हैं 365 के बजाय। मैंने ये भी कहा था कि इस विषय में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो इसमें आज हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं
प्रश्न बनाने के साथ साथ कि लीप वर्ष क्या होता है। तो आइए पहले हम उसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर इस प्रकार होगा कि आमतौर पर यह माना जाता है कि पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक वर्ष यानी एक साल या 1 ईयर 365 दिन का होता है। परंतु वास्तव में पृथ्वी की सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और यही 6 घंटे 4 वर्ष, यही 6 घंटे 4 वर्ष में एक दिन बढ़ा देते हैं। कैसे? तो 6 घंटा मतलब पृथ्वी जो है 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है, पूरा करती है। वही 6 घंटे 4 साल में क्या हो जाते हैं? तो 24 घंटे हो जाते हैं और एक दिन 24 घंटे का होता है। वही यहाँ बताने का प्रयत्न किया गया है कि यही 6 घंटे 4 वर्ष में एक दिन बढ़ा देते हैं और इस बढ़े हुए दिन को हम फरवरी माह में जोड़ते हैं। अमूमन फरवरी माह क्या होता है? तो 28 दिन का होता है। लेकिन जब लीप ईयर होता है, मतलब प्रत्येक चौथे साल में लीप ईयर आता है, तो उसे हम फरवरी माह में जोड़ देते हैं और फरवरी माह 28 के बदले क्या हो जाता है? तो 29 दिन का हो जाता है। और एक वर्ष जो 365 दिन का होता है आमतौर पे, वो क्या हो जाता है? प्रत्येक लीप ईयर में 366 दिन का हो जाता है। इसको ही हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे साधारण शब्द में लीप वर्ष क्या है, तो आइए हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा करती है, जो 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है। ठीक है, हम इस 6 घंटे को, ठीक है, ये जो 6 घंटे हैं इसको उसमें ऐड नहीं करते जाते हैं। ठीक है, हम साधारण शब्द में कहते हैं कि एक वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो वही यहाँ दिया गया है कि पृथ्वी को पहले वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगा सूर्य के एक परिक्रमा में। वही दूसरे वर्ष में भी 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगा। तीसरे वर्ष में भी 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगा। वही चौथे वर्ष में भी 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगा। अब यही जो 6 घंटे अधिक हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? तो 4 वर्ष में अगर इनको हम जोड़ दें तो ये 6 6 12 6 18 और 6 चौके 24, तो 24 घंटे क्या होते हैं? प्रत्येक चौथे वर्ष क्या होता है? तो बढ़ जाता है पृथ्वी के घूर्णन का समय। और हम जानते हैं कि एक दिन जो होता है वो क्या होता है? तो 24 घंटे का होता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथा वर्ष जो होता है वो 365 के जगह 366 दिन का हो जाता है। और इस बढ़े हुए एक दिन को जो है हम फरवरी माह में जोड़ देते हैं। ठीक है, साधारणतः फरवरी माह क्या होता है? 28 दिन का होता है। लेकिन ये जो एक दिन बढ़ रहा है 6 घंटे करके, चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ रहा है, इसे हम फरवरी माह में जोड़ देते हैं। और लीप ईयर में फरवरी माह क्या हो जाता है? तो 29 दिन का हो जाता है और साल क्या हो जाता है? तो 366 दिन का हो जाता है। इसे ही हम लीप ईयर कहते हैं। तो प्रत्येक चौथे साल पे प्रत्येक चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर का होता है। तो अब आप प्रयत्न कीजिए ये ढूंढने का कि अगला लीप ईयर कब आने वाला है। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उत्तर एवं दक्षिण अयनातों में अंतर बताइए। अब जो उत्तर अयनात है और दक्षिण अयनात है उसमें क्या अंतर होता है? तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं।
ये जो चौथा प्रश्न है वो इस प्रकार उसका उत्तर होगा कि जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है उस समय उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जिसे उत्तरायणात यानी समर सोलेस्टिस कहते हैं। और जब पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है उस अवस्था में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जिसे दक्षिणी अयनात यानी विंटर सोलेस्टिस कहते हैं। तो उत्तरायणात और दक्षिणायनात क्या होता है, तो आइए अब एक डायग्राम से भी हम समझ लेते हैं। हमने इस विषय में कल भी चर्चा किया था कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है जो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। अब इस डायग्राम में आपको पृथ्वी की 4 अलग अलग स्थिति दी गई है सूर्य के सापेक्ष में। अब सूर्य यहाँ पे सन जो है मिडिल में है और पृथ्वी पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। जब पृथ्वी का अवस्था ये हो, यानी ये जो कलर पार्ट है ब्लू कलर से वो दक्षिणी गोलार्ध है और जो बिना कलर किया हुआ पार्ट है पृथ्वी का आधा वो उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, यानी गोलार्ध किसे कहते हैं, तो आमतौर पर गोले का जो आधा भाग होता है उसे गोल अर्ध कहते हैं, मतलब गोले का आधा भाग। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है अभी क्या है, सूर्य की ओर झुका हुआ है। ठीक है, इस कारण क्या होगा कि सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पे अधिक पड़ेंगी। अब उससे क्या होगा कि इस क्षेत्र में प्रकाश अधिक समय तक और अधिक देर तक प्राप्त होगी, जिस कारण क्या होता है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, जिसे दक्षिणायनात कहते हैं। ठीक है, और वही उत्तरायणात किसे कहते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि अब स्थिति इसके विपरीत आ गई है। अब उत्तरी गोलार्ध जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध जो है यानी साउदर्न हेमिस्फीयर सूर्य से दूर है। इस स्थिति में क्या होगा, तो सूर्य का जो प्रकाश है, जो किरण है, वो उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ेगा और लंबे समय तक पड़ेगा, जिससे क्या होगा यहाँ, तो दिन की अवधि क्या है वो लंबी हो जाएगी और रातें छोटी हो जाएंगी। ठीक है, और इस समय क्या होगा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होगा। इसी को हम उत्तरायणात के नाम से जानते हैं। तो उत्तरायणात और दक्षिणायनात में यही अंतर है कि उत्तरायणात में जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, और दक्षिणायनात में जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि विषुव क्या होता है, मतलब इक्विनॉक्स किसे कहा जाता है। तो आइए हम उसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि विषुव यानी इक्विनॉक्स किसे कहते हैं। तो जब पृथ्वी का कोई भी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ ना हो, उस स्थिति में सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा विषुववृत्त यानी इक्वेटर पर पड़ता है और दोनों ही गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी और ना ही ठंडी होती है। इस स्थिति में 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। फलस्वरूप संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। इसे विषुव यानी इक्विनॉक्स कहते हैं। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि इस डायग्राम को आप देखें तो इस दोनों पृथ्वी की स्थिति के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। 21 मार्च को क्या होगा कि जो सूर्य की किरण जो है वो विषुववृत्त पे यानी 0 डिग्री अक्षांश पे सीधी पड़ेगी। वही 23 सितंबर को भी सूर्य की अगर पृथ्वी की स्थिति ऐसी हो तो
जो सूर्य का किरण है वो विषुवत यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे सीधा पड़ता है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि दिन और रात की जो अवधि है वो क्या होगा, बराबर होगा, और इसे ही विषुव यानी इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। तो हमने अभी तक कुल 1 2 3 4 5 प्रश्नों के उत्तर ढूंढे। अब इसमें बचा हुआ जो 2 प्रश्न हैं उसको भी हम हल करने का प्रयत्न करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके पश्चात मैं अगले 2 प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करता हूं और आपसे साझा करता हूं। तो अभी तक हमने 5 प्रश्नों के उत्तर देखे। अब आइए हम छठे और 7वें प्रश्न का भी उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे बुक में जो छठा प्रश्न है वो दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनात अलग अलग समय में होता है, ऐसा क्यों? तो आइए छठे प्रश्न का उत्तर जो होगा वो इस प्रकार होगा। चूंकि उत्तर और दक्षिण अयनात में पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष अलग अलग होती है। उत्तर अयनात में पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर झुका होता है, वही दक्षिण अयनात में पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर झुका होता है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनात अलग अलग समय में होता है। ठीक है, हमने डायग्राम को पहले भी देखा था, अभी देख लेते हैं कि आखिर उत्तरी अयनात और दक्षिणी अयनात अलग अलग समय में क्यों होते हैं। तो यहाँ सूर्य की सापेक्ष पृथ्वी की जो स्थिति है वो दोनों अलग अलग है। उत्तरी अयनात जो कि 21 जून को होता है उसमें उत्तरी गोलार्ध जो है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो क्या है, तो सूर्य की ओर झुका हुआ है। वही दक्षिणी अयनात में क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर झुका हुआ है। ठीक है, तो यही कारण है कि दोनों गोलार्ध में जो है उत्तरी अयनात और दक्षिणी अयनात अलग अलग समय में होते हैं। अब आइए अपने आखिरी और अंतिम प्रश्न को, इस खंड का जो आखिरी और अंतिम प्रश्न है उसे हल करने का प्रयत्न करते हैं। तो ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। अब क्यों ऐसा क्यों होता है कि ध्रुव जो है, जो पोल है, उस पे 6 महीने दिन रहते हैं और 6 महीने रात होती है, ऐसा क्यों होता है? तो आइए पहले हम उसका उत्तर देख लेते हैं और उसके बाद एक डायग्राम बना के इस प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने इसे और लीथ वर्ड्स को छोड़ रखा था क्योंकि वीडियो अधिक बड़ा हो जाता है। तो आइए पहले इसका उत्तर देखते हैं कि जो 7वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि आखिर ध्रुवों पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात क्यों होता है। तो जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है तो पृथ्वी की आकृति भूआग होने के कारण उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोल पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 माह तक प्राप्त होता है। वही दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। अब आइए एक डायग्राम बना के हम समझते हैं कि आखिर ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात्रि क्यों होती है। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं।
आइए जल्दी से हम एक डायग्राम बना लें। ठीक है, तो आइए अब हम इस डायग्राम से समझते हैं कि आखिर ध्रुवों पे 6 महीना दिन और 6 महीने रात क्यों होता है। अब इस डायग्राम में जो सन से प्रकाश आ रही है उसमें अब यहाँ पे जो स्थिति है तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है, ठीक है। और इस स्थिति में जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है। इस स्थिति में क्या होगा, चूंकि अब जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ उत्तरी गोलार्ध पे, ठीक है, ज्यादा अधिक समय तक और अधिक प्राप्त होगा। अब पृथ्वी की जो हमारी बनावट है, आकृति है, उस कारण क्या होता है कि पोल पे जो है वो लाइट, ठीक है, 6 महीने तक पड़ते रहती है। इसलिए जो है उत्तरी ध्रुव पे जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हो तो उत्तरी ध्रुव पे क्या होगा, तो 6 महीने तक दिन ही रहेगा, मतलब यहाँ 6 माह तक क्या होगा, तो दिन होगा, ठीक है। और वही दक्षिणी गोलार्ध क्या है, तो सूर्य से दूर है, ठीक है। तो इस स्थान पे क्या होगा, तो 6 महीने तक क्या होगा, तो रात होगा, ठीक है। वही सूर्य की स्थिति, मतलब पृथ्वी की स्थिति अगर ऐसे ही हो कि दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका हो तो यहाँ पे जो दक्षिण ध्रुव है यहाँ क्या होगा, तो 6 माह क्या रहेगा, तो दिन होगा, ठीक है। वही उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य से दूर है तो यहाँ
6 माह क्या होगा, तो रात होगा। ठीक है, 6 माह क्या होगा, तो रात रहेगी। ठीक है, तो यही कारण है कि पृथ्वी ध्रुवों पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। अब आइए हम प्रश्नों के अगले खंड जो है टिक द करेक्ट आंसर को बनाने का प्रयत्न करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके जो छठे क्वेश्चन का आंसर था उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे जब वीडियो चल रहा होगा। जब मैं प्रश्न के आंसर के सामने नहीं होऊंगा तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो अभी तक हमने प्रश्न का जो पहला खंड था यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को हल किया। अब आइए हम जो दूसरा खंड है जिसमें आपको प्रश्न के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे और उसमें से जो सही ऑप्शन हो उस पे आपको सही का निशान लगाना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। अब पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती है उसे क्या कहते हैं, तो उस गति को हम परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो ख नंबर ऑप्शन में परिक्रमण दिया गया है उस पे हम सही का निशान लगाएंगे। अब आइए जो दूसरा प्रश्न है इसमें कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पे किस दिन पड़ेगी। क्या क नंबर जो ऑप्शन है वो 21 मार्च होगा या ख नंबर जो ऑप्शन है जो है 21 जून वो होगा या ग नंबर जो ऑप्शन है मतलब 22 दिसंबर, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो 21 मार्च होगा। यानी हमने पढ़ा था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो पृथ्वी की किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती हैं और उस दिन को हम विषुव यानी इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। अब आइए जो अगला प्रश्न है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। अब 25 दिसंबर यानी आज से कुछ ही दिन पहले हमने क्रिसमस का त्योहार देखा था कि मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि गर्मी के समय में ऋतु में क्रिसमस का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। क्या जापान में मनाया जाता है या भारत में मनाया जाता है या ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। तो क्रिसमस का जो त्योहार है वो भारत में भी कुछ लोग अभी नए जमाने में मनाने लगे हैं, लेकिन यहाँ क्या है तो ठंडे का मौसम रहता है इस समय और ठंड में मनाया जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो क्रिसमस का जो त्योहार है जो पर्व है वो गर्मी के महीने में कहाँ मनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। अब जो ऋतुएं हैं जो सीजन्स हैं उनमें परिवर्तन पृथ्वी की यानी अर्थ की किस गति के कारण होता है। क्या घूर्णन गति से ऋतु में परिवर्तन होता है, क्या परिक्रमण गति से ऋतु में परिवर्तन होता है या गुरुत्वाकर्षण गति से ऋतु में परिवर्तन होता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा परिक्रमण गति, यानी पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो हमने दूसरा खंड भी यानी टिक द करेक्ट आंसर को हल कर लिया। अब आइए हम जो इस चैप्टर में प्रश्न का आखिरी खंड है जो है फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को सुटेबल शब्दों से भरें, उसको बनाते हैं। तत्पश्चात ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 3 के वो समाप्त हो जाएंगे और हम अगले वीडियो में चैप्टर जो 4 है एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है मानचित्र यानी मैप को पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं अगले खंड को बनाने का प्रयत्न करता हूँ।
तो अभी तक हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर को बनाया। अब आइए हम अंतिम और आखिरी खंड है जो है खाली स्थान भरे को बनाने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद ये इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो समाप्त हो जाएंगे और हम अपने अगले चैप्टर जो है चैप्टर 4 जिसका नाम है मैप यानी मानचित्र को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस खंड में जो पहला प्रश्न है वो है एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या डैश होती है। तो लीप वर्ष क्या होता है हमने अभी उस पर चर्चा किया था। तो एक लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 366, यानी एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। अब आइए अपना जो अगला प्रश्न है जो है पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं। अब पृथ्वी की जो प्रतिदिन की गति है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी की जो प्रतिदिन की गति है उसे घूर्णन गति कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे यानी एक दिन में अपने अक्ष पे, एक्सिस पे क्या करती है, तो एक चक्कर घूम जाती है। इसीलिए पृथ्वी के घूर्णन गति को हम पृथ्वी की प्रतिदिन की गति कहते हैं। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों ओर किस कक्षा में घूमती है, तो उसे दीर्घ वृत्ताकार के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में ऑर्बिट कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न जो है चौथे नंबर को बनाते हैं कि 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब 21 जून से आप रिवाइज कीजिए कि 21 जून कहते किसे हैं। तो 21 जून को हम उत्तरायणात के नाम से जानते हैं, यानी पृथ्वी जो है वो उसका उत्तरी गोलार्ध क्या है, तो सूर्य की ओर झुका हुआ है। अब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है तो सूर्य की जो किरणें होंगी वो सीधे कर्क रेखा पे पड़ेंगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कर्क रेखा। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और इस दिन क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और रातें सबसे छोटी होंगी। वही उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो दिन जो होगी वो छोटी होगी और रातें बड़ी होंगी। अब आइए इस खंड के अंतिम प्रश्न पे हम आते हैं कि डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ठीक है, अब किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो हमने ऑलरेडी इसको जान रखा है कि शीत ऋतु में यानी ठंडे के मौसम में यानी समर में क्या होते हैं, तो दिन की अवधि क्या होगी, वो छोटी होगी। तो हमने इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अब एक महत्वपूर्ण बात और कि हमारे भारतीय खगोल शास्त्री जिनका नाम है आर्यभट्ट, जब आप इतिहास पढ़ेंगे और उसमें गुप्त काल के विषय में पढ़ेंगे तो उसमें आप आर्यभट्ट का जिक्र आएगा। उन्होंने काफी समय पहले बता दिया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। ठीक है, अब जो अगला वीडियो आएगा वो इस मतलब एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 का वीडियो आएगा जिसका नाम है मानचित्र, जिसे अंग्रेजी में मैप कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।